Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss the part first of the Indian Constitution that describes the Union and its territories. In last class, we have already discussed about the brief introduction of Indian Constitution that consists of 22 parts and 395 articles and 12 schedules. From now we shall discuss the Indian Constitution part wise, part 1 to part 22. And if you want to make command on Indian polity, then you have to read Indian Constitution by part. And this will be beneficial to you to memorize the Indian Constitution. आज से हम चालू करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज पढ़ना। अगर आप भारतीय राज व्यवस्था में अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के पॉलिटी को समझना चाहते हैं, इफ़ आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स लर्न होना चाहिए। आपने देखा होगा, चाहे आप रूलिंग पार्टी के जो भी लीडर्स हैं या फिर अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर ही डिबेट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पर ही डिबेट होता है। आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर के अगर प्रधानमंत्री तक भी अगर बात करेंगे, तो सभी को एक बुक अपने कंट्रोल में रखता है, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और यहाँ तक आप देखेंगे, हालांकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने रिलीजन से बाउंड है। अगर धार्मिक मामलों में देखोगे तो अब अपने अपने धर्म के नियमों को वो मानते हैं, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म से आगे जाकर सारे इंडियन सिटीजन को गवर्न करता है, उनको राइट्स देता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं रिलीजियस बुक्स के साथ साथ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। नॉट ओनली वी should respect our Indian Constitution, but it is our right to know about the Indian Constitution. हमको अपने भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इफ वी आर इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो हम यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ अगर एक इंडियन सिटीजन है तो भी हमको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1, जो कि बनता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, हम डिस्कस कर चुके हैं कि किन सिचुएशंस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन कहाँ से पड़ा, कैसे 1773 का एक्ट जो आया इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड उसके साथ साथ किस तरह से द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया और कैसे डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ किए फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और उसके बाद मर्ज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो अब से हम देखेंगे पार्ट वाइज। तो पार्ट 1 में देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो पार्ट 1 में उसकी टेरिटरी डिफाइंड होगी। तो वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि पार्ट 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कि आखिर इंडिया जो है वो क्या है, उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आप देखिए पार्ट 1 में द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से यहाँ पर देखिएगा डिफाइंड नहीं है ना, यूनियन के नाम से इंडिया को डिफाइन किया गया है, एंड इट्स टेरिटरीज, और इसके कुछ प्लेस बोल सकते हैं। ठीक है, यूनियन भी होगा और उसके प्लेस होगा। एक चीज़ याद आप रखिए, कभी कभी यूपीएससी में से क्वेश्चंस आ सकता है कि यूनियन में जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, वो आता है कि नहीं आता, तो वो इंक्लूड नहीं है। इसीलिए देखिए कि द यूनियन और उसके साथ साथ इसके टेरिटरीज, तो कोई यूनियन यानी जो हो जाएगा स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में 28 स्टेट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन, लेकिन जो टेरिटरीज है उसके लिए अलग से नाम दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस में प्री में जो यूपीएससी का प्री है उसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आता है कि जो यूनियन है उसमें क्या टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो यूपीएससी में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है लेकिन उस पर सोचना ज़्यादा होता है। मैंने आपको बता दिया था, रटने वाला बात ये नहीं है कि 28 स्टेट हो गया या 8 टेरिटरीज हो गई, ये सब नहीं। जो यूनियन है उसमें क्या टेरिटरी इंक्लूडेड है या नहीं है, ये सब है। तो आप देखिएगा यूनियन के इसीलिए नाम ही अलग दिया गया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल अगर बात करेंगे पार्ट 1 तो देख लिया, आर्टिकल ये है 1 to 4, 1, 2, 3, 4 जो अनुच्छेद है भाग 1 के 4 अनुच्छेद में यूनियन और इसके टेरिटरीज को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल जो है पहला, उसमें क्या बोलता है, द आर्टिकल 1 लेज डाउन दैट इंडिया दैट इज भारत। अब ये देखिए, सबसे पहले जो अभी नाम बदलने का भी जो है
डिस्क्रिप्शन चल रहा था इन द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया कि इंडिया को अब भारत बोला जाए या फिर भारत बोला जाना चाहिए या क्या बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इंडिया मेंशन है और दैट इज भारत, और वही भारत है, ये मेंशन कर दिया गया, ठीक है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन यानी ग्रुप। आप देखिएगा इंग्लिश में भी क्या होता है कि जैसे हिंदी में बहुत सारे एक ही सिनोनिम्स काफ़ी होते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में भी है। तो यूनियन ग्रुप ना बोल करके यूनियन बोला गया ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का यूनियन होगा, नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखिए फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन यानी होता है आप अपने मर्जी से अगर जाते हैं, अगर आप जब तक चाहें तब तक जा सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड फेडरेशन। देखिए फेडरेशन में क्या हो जाएगा कि आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं जब तक आप चाहेंगे तब तक, और उसके बाद अगर आपका मर्जी खत्म होता है तो आप वापस जा सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर आप मैरिज सिस्टम से देख सकते हैं, ये फॉरेन का, अगर वेस्टर्न कंट्रीज का अगर आप मैरिज सिस्टम देखेंगे, लिव इन रिलेशनशिप अगर बोल सकते हैं, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप यानी फेडरेशन मान लीजिए कि जब तक आपको मर्जी है तब तक आप साथ रहिए, उसके बाद आप अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज फेडरेशन। लेकिन यूनियन क्या होता है, यूनियन में आपका मर्जी नहीं चलेगा। एक बार अगर आप आ गए, मर्ज हो गए, तो यू हैव टू नॉट राइट टू ब्रेक दैट यूनियन। आपको अधिकार नहीं है कि आप उसको तोड़ सकें। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं अलग स्टेट बनाने की, तो दैट इज़ नहीं होगा। आपको स्टेट तो मिलेगा लेकिन आपको सेंट्रल के अंडर में ही रहना पड़ेगा, आप फ्री स्टेट नहीं हो सकते। और उसी को बोलते हैं यूनियन, यानी कि आपके यहाँ पर खुद की मर्जी नहीं चलेगी, आपको रूल रेगुलेशन के साथ साथ भले आपको न्यू स्टेट बोल सकते हैं लेकिन यू हैव टू आना पड़ेगा आपको यूनियन के अंदर। तो ये देखिए यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए बोला गया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। मतलब यूपीएससी में क्या होता है कि एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, तो वर्ड को धीरे धीरे समझेंगे बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, द सेकंड पॉइंट इज यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए मैंने बताया ना, एग्रीमेंट नहीं हुआ है कोई राज्य की, बंगाल अपना साइन करके रखा हो कि मैं इतने साल तक रखूंगा, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो नहीं, आपको रहना ही पड़ेगा। जैसे आप फैमिली में देख लीजिए, आजकल तो आप देखेंगे फेडरेशन फैमिली चल रही है कि अगर बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अलग रहना चालू कर देता है, अगर बेटी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अलग रहना चालू कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया फेडरेशन। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिली भी रहती है कि अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यू हैव टू लिव इन वन सिंगल रूफ, अंडर सिंगल रूफ। यानी आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको सिंगल रूफ के अंदर रहना ही पड़ेगा, भले आप अलग अलग रूम में रहें, ठीक है। घर आप अलग नहीं बना सकते। तो वही हो जाएगा यूनियन। तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ है राज्यों का। जब मर्ज किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने जब कोशिश किया, यूनियन बनाया था, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम यहाँ पर आओगे अपनी मर्जी से, आपको आना ही पड़ेगा। यू हैव टू कम, नॉट यू आर कमिंग, ठीक है। तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है किसी भी स्टेट का, ठीक है। नॉर हैज एनी स्टेट द राइट टू सीसीड फ्रॉम इट, यानी इसको किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो इस यूनियन से जाकर बाहर अपना अलग कंट्री बना सकते। 28 स्टेट की बात बोल रहे हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड। देखो यही बोला गया है, इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से नाम दिया गया, इट्स टेरिटरीज। तो द यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वेयर एज, जबकि द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड द स्टेट। अगर ये वर्ड आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी में क्या होता है कि वो प्लेसेस जो सारे इंडिया का, ठीक है। लेकिन अगर यूनियन बोलेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें केवल 28 स्टेट्स आएंगे ना। तो यहीं पर जो यूपीएससी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाता है वो ऐसे ही बनाता है इन द टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारी अप्रोच होगी रीडिंग की कोई भी सब्जेक्ट का, तब हम उस एबल हो पाएंगे ना। मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट तो एक ही है। ये देखिएगा इंडियन पॉलिटी जो है, इसी से आप ग्रुप डी भी बनेंगे, ग्रुप बी के एग्जाम भी होते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम भी होते हैं और ग्रुप ए के भी एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी जो है ग्रुप ए सर्विसेज है। तो अभी सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन इसको देखने का नजरिया आपका अलग होगा ना। जैसे एक एलिफेंट की स्टोरी आपने सुना होगा कि एलिफेंट तो होता है लेकिन सब कोई इसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, हर कोई सही होते हैं। तो अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैक्चुअल नॉलेज होगा। ग्रुप बी थोड़ा सा आपको डिटेल जाना पड़ेगा, ग्रुप
सी, थोड़ा सा आपको और भी कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। और अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप ए तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा सा एंगल ऑफ व्यू उसी सब्जेक्ट का आपको चेंज करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप मतलब सर्विसेज तो एक ही करेंगे ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, लेकिन जो ग्रुप ए वाले सर्विसेज होते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट तभी चल पाएगा जब आप उस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपके ग्रुप डी एंड ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए जो एग्जाम्स होते हैं। सब्जेक्ट तो सेम होगा, आपने देखा होगा जीएस तो सेम ही रहता है, लेकिन उसको जो नज़रिया है वो अलग अलग हो जाता है और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड द स्टेट्स। अगला पॉइंट क्या है, द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में भी ये बोला गया, मतलब कंक्लूजन में अगर आर्टिकल 1 की बात बोले तो दो चीज़ को डिस्क्राइब कर रखा है। सबसे पहला बोला है यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑन इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। अब देखिए आर्टिकल 1 में तो ये डिस्क्राइब किया गया था, ये बताया गया था कि इंडिया में इतने स्टेट्स और इतने टेरिटरीज होंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ यानी रूल के अकॉर्डिंग एडमिट यानी वो बना सकता है न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए कोई इंडिया का स्टेट्स है, ठीक है, उसमें से रूल के अकॉर्डिंग, रूल में जैसा भी पास होता है वो हम पढ़ेंगे इन द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रूल बना सकता है जो इंडिया है हमारा, जैसे इस तरह से अगर इंडिया है इसमें अगर कोई नया स्टेट इंक्लूड करना है, जैसे अभी पीओके की बात चल रही है, ठीक है, पीओके को अगर इंक्लूड किया जाना है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम नया स्टेट्स इंक्लूड कर सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग यूनियन ऑफ इंडिया में। द पार्लियामेंट हैज़ एडमिटेड, अब देखो ऐसा हुआ भी है, क्या क्या एडमिटेड किया है, द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड यरनम। देखिए इतने सारे जो फ्रेंच, जो हालांकि हमको आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंच वाले लोग सेटलमेंट बना के रह रहे थे, कहाँ कहाँ, पौंडीचेरी में, कराईकाल में, माहे और यनम में, ठीक है। उसको इंडिया गवर्नमेंट जो है इंडिया में इंक्लूड कर लिया था एज अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी बना के। और पुर्तगीज सेटलमेंट जो पुर्तगाल जो थे, पीडीबीएफडी, हम मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे कि पीडीबीएफडी जो है, पीडीबीएफडी, इतने लोग आए थे ना, 5 लोग, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और डैनिश। तो ये पुर्तगाली लोग, हालांकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरिया में वो सेटलमेंट बना के रह रहे थे, ठीक है। तो उसको भी अब ये कन्फ्यूज़न हो सकता था, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को भी डैमेज कर सकते थे, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अब उसके आसपास छोटा छोटा आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो वैसे ही पुर्तगालीज जो लोग रह रहे थे, ठीक है, उनके एरिया को, कौन कौन सा एरिया था, गोवा, दीव एंड दमन और सिक्किम, इसको इंडियन स्टेट में मर्ज कर लिया गया था, ठीक है। किसके तहत, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंच वाले और जो पुर्तगाल है आज़ादी के बाद भी इंडिया में अलग सेटलमेंट बना करके रह रहे थे, उन दोनों जो टेरिटरीज थी उसको इंक्लूड कर लिया गया। मतलब अगर इफ़ इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूड करना चाहती, जैसे पीओके को या चाइना के कुछ रीजन को बाहर से इंक्लूड करना चाहती, या बांग्लादेश के कुछ रीजन्स को जो कि इंडिया के ऑक्युपाइड था, तो उसको हम आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे हमारे इंडिया में, ठीक है। आर्टिकल 1 में केवल डेफिनेशन था, आर्टिकल 2 में अगर कहीं बाहर से आपको इंक्लूड करना है तो। और आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट बाई अल्टरिंग यानी बदल कर बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अगर आपको इंडिया के अंदर ही अगर किसी राज्य का 2 पार्ट करना है या फिर नया राज्य देना है तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 2 में कहीं नए लेके आएंगे, ठीक है। अपने में अगर डिवीजन करना है तो आर्टिकल 3। अब जैसे आप देखिएगा 29th स्टेट के फॉर्म हुआ था 2/6/2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग हटकर आप देखेंगे तेलंगाना बना था, है ना। हालांकि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको फिर से डिसइंटीग्रेट कर दिया गया और फिर यूटी बदल दिए गए, तो फिर से जो है ये 28th स्टेट बन गया, है ना। तो तेलंगाना जो है
वो हुआ था, तो वो किसके अकॉर्डिंग हुआ रहा होगा, आर्टिकल 3। लेकिन जो पुर्तगालीज के जो सेटलमेंट है या फ्रेंच का है उसको इंक्लूड किया गया था, तो आर्टिकल 2। कभी भी क्वेश्चंस आ सकता है कि अगर फ्रेंच सेटलमेंट को इंक्लूड किया गया था तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो आप देखेंगे नया कोई टेरिटरीज है तो आर्टिकल 2 लगेगा। अगर पुराना कोई टेरिटरीज में ही अगर रीड्रॉल किया जा रहा है बाई अल्टरिंग, यानी क्या होता है, बदल कर बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट के बाउंड्री को बदला जा रहा है तो आर्टिकल 3 का यूज किया था। ये प्री में आ सकता है ना। तो ऐसे हम जब सारे सब्जेक्ट के जो प्री वाइज क्वेश्चन है या मेंस वाइज क्वेश्चन है उसको फोकस करते हुए करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो चांसेस है प्री के क्वालिफाई करने के वो बढ़ जाए। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 3 में आपको समझ आया, एग्जिस्टिंग स्टेट के जो बाउंड्रीज को बदलना है, मतलब जो अभी राज्य है उसी में से नया राज्य बदलना है उनके बाउंड्रीज को बदल करके, तो उसको हमको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग करना है। अगर इंडिया में, भारत में कोई नया जगह हमने खरीदा है या नया जगह हम लेते हैं तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग जो है इंक्लूड होगा इंडिया में। तो ये था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, भारत का जो संविधान है उसका भाग 1 की आर्टिकल 1, 2, 3। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता के बारे में देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 2। थैंक यू।